बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू पर आपके साथ बात करेंगे। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने बमा कमर्शियल कमोबेश 50 मिनट का हम न्यूज़ की खातून एंकर महर बुखारी साहबा को एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने पिछले 14 दिनों की 8 बड़ी खबरों की तस्दीक कर दी है। यानी 2 मार्च को जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वफाकी वज़रा के साथ चौधरी साहबान के घर तशरीफ़ लिए गए थे लाहौर में, उस दिन से लेके आज के दिन तक की जो 8 बड़ी ख़बरें हैं, उन ख़बरों की वो अपने इंटरव्यू में तस्दीक कर रहे थे। वो 8 ख़बरें कौन सी हैं, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इस इंटरव्यू में परवेज़ इलाही साहब ने 2 बड़ी ख़बरों के साथ, 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ 5 मज़ीद अहम ख़बरें अवाम के सामने शेयर की हैं। वो 5 नई खबरें कौन सी हैं, ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो पीडीएम का इजलास हुआ है मौलाना फजल रहमान की सदारत में, इसमें नाज़रीन असूली तौर पर यह फैसला किया गया है कि 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च पीडीएम इस्लामाबाद लाना चाहती थी, उसकी तारीख में रद्द-व-बदल कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम के इजलास के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि अब हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो 23 की बजाय 25 मार्च की शाम को जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा और हम शाहरा दस्तूर के ऊपर जो है वो धरना देंगे। यानी मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि 25 मार्च की शाम को जब हमारा लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा तो हमारा पड़ाव जो है वो शाहरा दस्तूर पर होगा। और मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि हम फौरी तौर पर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे जो लोग मुल्क भर से आएंगे वो चंद दिन शाहरा दस्तूर पर क़याम करेंगे। यानी जो हुकूमत ने कहा था कि 27 मार्च को हम डी चौक पर बड़ा जलसा करेंगे, 10 लाख का मजमा वहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा, उसके जवाब में अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है वो उसी जगह पर जो है वो धरना दिया जाएगा, उसी जगह पर लॉन्ग मार्च का पड़ाव डाला जाएगा और वहाँ पर जो है वो जब तक अदम एतमाद की तहरीक पर पोलिंग नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर पीडीएम का जो काफ़िला पहुँचेगा लॉन्ग मार्च का, वो यहाँ पर बैठा रहेगा। और ये इसलिए किया गया है कि हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि जो लाखों का मजमा बैठा होगा शाहरा दस्तूर पर डी चौक पर, उसी मजमे से गुजर कर उन मुनहरफ अरकान ने वोट डालने के लिए जाना है कौमी असम्बली में, और उसी मजमे से गुजर कर वो वापस आएंगे तो किसका कलेजा होगा कि इतने बड़े मजमे के बैठे हुए वहाँ से गुजर कर वो कौमी असम्बली में जाए और कप्तान के खिलाफ जो है वो वोट डाल कर आए। तो इस हिकमत अमली को काउंटर करने के लिए अपोजिशन ने अपनी अलग से हिकमत अमली बनाई है कि इससे पहले कि 27 मार्च को तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो डी चौक पर पहुँचें, शाहरा दस्तूर पर पहुँचें, उससे पहले ही इसी जगह पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया जाए। तो ये भी एक बड़ी खबर है। अब हम बात कर लेते हैं परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू पर। सबसे पहले जो उन्होंने 5 बड़ी खबरें शेयर की हैं, वो खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे ये जो मैंने 13 नुकात आपको बताए हैं कि 8 खबरों की उन्होंने तस्दीक की है, 5 नई खबरें शेयर की हैं, कोशिश करेंगे कि ये तमाम की तमाम जो तफसीलात हैं वो इंतहाई मुख्तसर रखें। एक नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने खबर ये दी है कि हमारी तरफ से हमेशा वफादारी की गई, लेकिन दूसरी तरफ से हमें धमकियाँ दी गई। यानी परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमत को छोड़ने का जहन बना लिया है। परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा कि अभी हालिया दिनों में जो सियासी गर्मा गर्मी हुई है, जो सियासी पारा ऊपर गया है, तो खान साहब ने मुअन्निस इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए नैब को डायरेक्शन जारी की है। यानी इल्ज़ाम ये लगाया गया है परवेज़ इलाही की जानिब से कि उनके बेटे को गिरफ़्तार करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब को कहा है कि फ़ौरी तौर पर मुअन्निस इलाही को गिरफ़्तार कर लिया जाए। और साथ में परवेज़ इलाही का ये भी कहना था कि नैब की तरफ से तहरीरी तौर पर अदालत को बता दिया गया है और हमारी तक ये खबरें पहुँची हैं कि नैब ने इस डायरेक्शन पर अमल करने से इनकार कर दिया है। यानी मुअन्निस इलाही को नैब जो है गिरफ़्तार नहीं करना चाहता। दूसरी उन्होंने खबर ये दी है कि जो मुनहरफ अरकान हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, वो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने के लिए गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें कहा है कि आप वोट डालें, अगर आप हुकूमत को वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपको नैब के ज़रिए या एफआईए के ज़रिए गिरफ़्तार करवा लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि मुनहरफ अरकान जो वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे, खान साहब ने प्यार के साथ उनका दिल जीतने के बजाय उन्हें धमकियां दी हैं कि अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे
تو پھر آپ بھی بچ نہیں پائیں گے، آپ کو گرفتار بھی کرایا جائے گا، آپ کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو یہ دوسرا الزام لگایا گیا۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آخر میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک پرویز الہی صاحب نے تیسری خبر یہ دی ہے کہ جو فیصلہ کرنے میں ہماری تاخیر ہو رہی ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ جانا ہے یا پھر اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے، یعنی ہم باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو بھی ہمارا فیصلہ ہے اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ پرویز الہی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو دو بڑی خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ حضرت پرویز الہی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے ایک ایم این اے کی ملاقات ہوئی۔ اس ایم این اے کو خان صاحب نے کہا کہ آج تک ہم ان کی مانتے آئے ہیں، ان کی مراد اسٹیبلشمنٹ کی مانتے آئے ہیں، راول پنڈی کی مانتے آئے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آج خان صاحب اپنی ناکامیوں کا جو ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے تھے، اور خان صاحب نے ہمارے ایم این اے سے یہ کہا کہ اگر پہلے دن سے میں ان کی نہ مانتا تو آج جس ناکامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ناکامی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو ایک بڑی خبر ہے، لیکن پرویز الہی صاحب نے جو بات کی ہے اس کا کانسیکوینس کیا ہے، اس کے اندر ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی آپ ناظرین کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن جو پانچویں خبر ہے، پرویز الہی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا پشاور سے خان صاحب کو کوئی مدد مل رہی ہے، تو پرویز الہی صاحب نے سوال کے اوپر اپنا سوال داغ دیا کہ پشاور میں کیا ہوتا ہے، پشاور میں ایسا کیا ہے؟ تو مہر بخاری صاحب نے پوچھا کہ پشاور میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر چرسی تکہ بھی ہوتا ہے، چپلی کباب بھی ہوتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اگر وہ پشاور سے یہاں لائے جائیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے، وہ باسی ہو جائیں گے۔ پھر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ پشاور سے مدد لینے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، مدد دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ مدد انہیں مل نہیں پا رہی کیونکہ ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور کامل علی آغا نے کیا کہا تھا کہ جب ادارے نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کے مشکل دن جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو چوتھی خبر شیئر کی تھی کہ خان صاحب اپنی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ ڈال رہے ہیں۔ غالباً بہت زیادہ احسانات جو ہے باجوہ صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب پہ کیے گئے، ہر مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا، یعنی انتظامی طور پہ بڑا ساتھ دیا گیا۔ بڑی خبریں ہم نے سنی بھی ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں۔ تو خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ناکام ہوا ہوں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہوں، فوج کی وجہ سے ہوا ہوں۔ یعنی خان صاحب دوسرے لفظوں میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر پہلے دن سے میں اپنے فیصلے خود کرتا تو مجھے یہ ناکامی کا فیصلہ نہ کرنا پڑتا۔ یعنی جو سلیکٹر اپوزیشن کی جانب سے کہا جاتا ہے، کاف لیگ کے ایم این اے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سلیکٹر ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ اب جو 8 خبروں کی تصدیق کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ ہم نے جب عمران خان صاحب کاف لیگ سے ملاقات کر کے آئے تھے، ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کر کے آئے تھے، خبر یہ شیئر کی تھی کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ جا کر سیاسی صورتحال پہ، عدم اعتماد کی تحریک پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خان صاحب آئے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی عدم اعتماد کی تحریک پر۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم والوں نے بتایا ہے کہ خان صاحب جب ان کے پاس گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو ہماری خبر کی تصدیق بھی ہوگی، اور یہ تصدیق بھی ہوگی کہ ان ملاقاتوں سے متعلق جو حکومتی ذرائع سے خبریں چلتی رہیں کہ کاف لیگ نے خان صاحب سے کہا ہے کہ ہم ڈٹ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایم کیو ایم نے بھی حمایت کا یقین دلا دیا ہے، تو وہ تمام کی تمام خبریں غلط تھیں۔ ویسے ناظرین، آج کے پروگرام میں میں ایک یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جس کسی نے بھی کہا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، دیر یا بدیر سے سچ جو ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو پھر جھوٹوں کا احتساب ہوتا ہے۔ تو جو دیکھنے والے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا، مجھے جو بھی جس نے کہا ہے میرے لیے وہ قابل احترام ہے، اس کی رائے بھی قابل احترام ہے، لیکن وہ اب ان لوگوں کا ضرور احتساب کریں جو آج تک آپ کو غلط خبریں دیتے رہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیانیوں کو مولڈ کیا ہے، اپنے نیریٹو کو انہوں نے مولڈ کیا ہے۔ اب جو کہتے تھے کہ خان صاحب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، خان صاحب یہ 5 سال بھی پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے، اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ خان صاحب کو ہٹانا اتنا آسان نہیں، خان صاحب کو ہٹانا بہت مشکل ہوگا، اور اگر خان صاحب کو ہٹایا گیا تو ملک میں آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ ایک آئینی طریقے سے اگر کسی کو ہٹایا جا رہا ہے، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، تو ملک میں آئینی بحران کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یا تو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا جائے، غیر آئینی طریقے سے ہٹایا جائے، تو پھر ملک میں کیوس تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آئین راستہ فراہم کرتا ہے، جب قانون راستہ فراہم کرتا ہے، تو پھر آئینی بحران نہیں آتا۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا تھا۔ دوسری جس خبر کی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہمیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں، اپنا کافلی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ زرداری صاحب جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں، اور جو ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات ہیں وہ وایا شہباز شریف جو ہے وہ طے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف نے ہی ایم کیو ایم کے ساتھ آصف علی زرداری کی ملاقات کو جو ہے وہ سیٹل کروایا تھا، طے کروایا تھا۔
तो आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि हमें ज़रदारी साहब ने वज़ारत उज़्मा की पेशकश, वज़ारत आला की पेशकश की है, शहबाज शरीफ ने नून लीग ने पेशकश की है, और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनके पास, बल्कि कुछ और भी बात किया, मुझे समझ नहीं आ रही। तीसरी उन्होंने ख़बर की इस बात की तस्दीक की है, जैसा कि हमने भी आपको बताया था कि इस सारे मामलात में जो काफ लीग के साथ बातें की जा रही हैं उसमें गारंटर जो है वो जरदारी हैं। तो आज उन्होंने कह दिया कि जरदारी हमारे पास ज़ामिन हैं, जो भी हमारे मामला तय पा रहे हैं। और साथ में चौथी बात उन्होंने ये भी की कि हम फैसला कर चुके हैं। यानी जो रोज़ खबरें चल रही हैं कि काफ लीग का इजलास होता है लेकिन कोई फ़ैसला नहीं होता, तो आज उन्होंने कह दिया कि हम फैसला कर चुके हैं। बाप यानी BAP के इश्यूज़ भी हल हो चुके हैं। अच्छा, BAP से मुझे याद आया, BAP ने खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत से अलग होने का ऐलान भी कर दिया है। ये एक और अलग से खबर है। और चौथी खबर में जिसकी तस्दीक की है, परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि MKM के भी 70% जो मामलात हैं वो अपोजिशन के साथ, जरदारी साहब के साथ तय पा चुके हैं, और हम इकट्ठे जो है मिलकर जो भी ऐलान करना होगा हम इकट्ठे करेंगे। और हमने आपको ये भी खबर दी थी कि जो भी अनाउंसमेंट करनी है इत्तेहादी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करनी है, और उसमें अपोजिशन के लीडरान भी मौजूद होंगे। पांचवी खबर जिसकी परवेज़ इलाही साहब ने तस्दीक की है कि नून लीग के साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी, इस पर बात तय हो चुकी है। मैंने आपको शायद प्रोग्राम में भी बताया था, ट्विटर पर भी ट्वीट किया था कि काफ लीग को एक पैकेज दे दिया गया है, और मैंने वीलॉग में बताया था कि CMशिप भी मिल सकती है, गवर्नरशिप भी मिल सकती है, दोनों में से एक चीज़ भी मिल सकती है, और साथ में आइंदा इलेक्शन में नून लीग जो है काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। तो आज इस बात का भी उन्होंने एतराफ़ कर लिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे, इस बात के ऊपर जरदारी और शहबाज शरीफ भी मुत्तफ़िक हैं, और उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, हमारा हुकूमत से एतबार जो है वो ख़त्म हो चुका है। छठी खबर उन्होंने ये शेयर की है कि नंबर गेम जरदारी के पास, शहबाज शरीफ के साथ, मौलाना फजल रहमान के पास पूरी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास 172 से ज़्यादा लोग हैं और हमने वो देखे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे। यानी 172 से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपोजिशन के पास मौजूद हैं। नंबर गेम के हवाले से पूरा अपोजिशन ने होमवर्क जो है कर रखा है। सातवीं खबर उन्होंने कहा कि हुकूमत के अंदर सुराख हो चुका है, तोड़ फोड़ हो चुकी है, अरकान इनके मुनरफ हो चुके हैं, और इन्हें इल्म ही नहीं कि कौन कौन इनके साथ है और कौन इनके साथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि IB रिपोर्ट्स इनको दी गई, लेकिन IB की रिपोर्ट से करना तो इन्होंने था, फैसले तो उन्होंने करने थे। IB ने रिपोर्ट दे दी थी, IB की रिपोर्ट से तो कुछ नहीं होने वाला था, फैसले साजी इनका करना काम था। और फिर आठवीं खबर उन्होंने ये दी है कि हमें कोई कॉल नहीं आ रही, इदारे मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हो चुके हैं। ये नाज़रीन उन्होंने खबर हमारे साथ शेयर की हैं, आपके साथ शेयर की हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ शेयर की हैं। तो जो दोस्त कह रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब तो हुकूमत के साथ खड़े हैं, और जो हुकूमत के वज़रा कह रहे थे, मुशीर कह रहे थे, और बहुत सारे और भी दाएँ बाएँ बैठे होते हैं वो भी कह रहे थे, तब वो दावे कहाँ पे गए? परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू से सुनने के बाद तो ये लगता है, बल्कि परवेज़ इलाही साहब ने ये भी कहा कि अगर अब हुकूमत की तरफ से अगर ऑफ़र आई तो हम उस पर सोचेंगे ज़रूर, लेकिन फ़ौरी तौर पे फ़ैसला नहीं लेंगे। हमने, काफ लीग ने, JDA ने और बाप ने मिल के फ़ैसला करना है, वहाँ पे हम मामला रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 100% हमारा जो रुझान है वो अपोजिशन के साथ है। 100% जो हुकूमत की नाकामी उन्होंने कहा कि नज़र आती है। तो इन बातों के बाद तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इत्तेहादियों ने बगावत कर दी है और पार्टी जो है वो ओवर हो चुकी है, गेम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये नाज़रीन तासुर मिलता है परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू से। लेकिन बहरहाल आप अपना अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।